HTML यूज़ करने के लिए आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी किस्म का एडिटर हो उसके अंदर आप जो है वो डेवलपमेंट कर सकते हैं HTML की। और किसी भी HTML के कोड का ब्राउज़र में ओपन करेंगे, ब्राउज़र रन कर देगा, उसके लिए आपको किसी इंस्टॉलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें जो है वो आगे जाके सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में ASP.NET करनी है, और ASP.NET के लिए जो है वो मोस्ट सूटेबल जो IDE है वो हमारे पास विजुअल स्टूडियो खुद है। तो हमें थोड़ा सा विजुअल स्टूडियो से भी गेट फेमिलियर होना है, तो इसलिए जनाब हम शुरू से ही विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हैं, और HTML और बाकी सारी चीज़ें भी इसी के अंदर बनाएंगे ताकि हमें इसका आइडिया हो जाए। सही है। तो वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट पे काम करने के लिए विजुअल स्टूडियो के अंदर आप करेंगे ये कि फ़ाइल में जाके आपने सिंपली जो है वो क्लिक करना है न्यू वेबसाइट, और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट। अच्छा, ASP.NET मैं यहाँ इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी पहले ही बताया कि अभी ASP.NET हम यूज़ नहीं करेंगे, अभी इसमें सिर्फ HTML पेज यूज़ करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि ASP.NET ये जो विजुअल स्टूडियो है ये यूज़ कैसे करते हैं। अच्छा, फिर देखें यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे विजुअल C# सेलेक्टेड है। इसकी आदत बना लें कि यहाँ विजुअल C# आपका सेलेक्टेड हो, एम्प्टी वेबसाइट या कोई और वेबसाइट आप सेलेक्ट करेंगे। फाइल सिस्टम यहाँ सेलेक्ट होगा, जिस जगह पे ये वेबसाइट आपको बनानी है वो सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पे मैं डेस्कटॉप के अंदर जो है एक नया फ़ोल्डर बना देता हूँ, माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, और इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये करेगा ये कि मेरे लिए एक अदद वेबसाइट ये बना देगा। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे आपको एक विंडो नज़र आ रही है सोल्यूशन एक्सप्लोरर, इसमें कुछ भी नहीं है, एक web.config फाइल है और उससे अभी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये फ़ोल्डर बना है माई फर्स्ट वेबसाइट, और इसमें ये web.config रिलेटेड 2 फाइल हैं। तो अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और इसके अंदर अब हम अपना HTML का पेज ऐड करेंगे। देखें, HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको हाइपर टेक्स्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें लिंक बनाने की कैपेबिलिटी है, और मार्कअप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है वो टैग्स आप यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे देखें एक नया पेज ऐड कर रहा हूँ। कैसे ऐड कर रहा हूँ, मैंने राइट क्लिक किया वेबसाइट पे, यहाँ से गया ऐड, और ऐड से मैं जा रहा हूँ ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से जनाब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ HTML पेज। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये कि इसकी जो एक्सटेंशन है वो आपको रखनी है .html। HTML भी हो सकती है, लेकिन HTML रख लें तो बेहतर है। और ये हमारे पास जो है वो एक पेज ऐड हो गया। अच्छा, अब इसमें देखें कि आपको कुछ टैग्स नज़र आ रहे हैं। ये एक HTML का टैग है, और ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये हेड का टैग है, और ये बॉडी का टैग है। ठीक है, हेड के टैग के अंदर फर्दर टाइटल का टैग है और मेटा टैग बना हुआ है, बॉडी के टैग के अंदर कुछ नहीं है। तो ये जो HTML है ये ख़ास तौर पे डिज़ाइन की गई है ब्राउज़र्स के लिए। तो अगर आप किसी ब्राउज़र विंडो को देखें, मिसाल के तौर पे गूगल क्रोम, तो इसके अंदर देखें ये जो आपके पास ये जो पोर्शन है ना, ये हेड है, और ये जो वाइट पोर्शन है ये बॉडी है। सही है। और हेड के अंदर जो चीज़ होंगी वो ब्राउज़र को हेड के अवेलेबल होंगी, और बॉडी में जो चीज़ें हैं वो बॉडी में। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया माई नेम इज़ इसरार अली, और इस पेज को ज़ाहिर है सेव किया हुआ है मैंने, और इसको मैं रन कर देता हूँ। अच्छा, अब रन करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपके पास जिस फोल्डर में है उसमें जाके आप इस पर डबल क्लिक कर दें, ये जब भी रन हो जाएगा, क्योंकि ब्राउज़र इसको अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, या आप चाहें तो विजुअल स्टूडियो से भी रन कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया माई नेम इज़ इसरार अली, ये मुझे आउटपुट पे नज़र आ रहा है, ये मैंने ऐसे लिख दिया था। अब ये जो मैंने टेक्स्ट एज इट इज़ लिखा, तो आपने एक चीज़ आउटपुट पे नोट करी होगी कि वहाँ पे आपको HTML हेड और बॉडी के टैग नज़र नहीं आ रहे। तो ये ध्यान में रखें कि HTML के जो पेज होता है उसके आउटपुट में टैग्स नहीं होते, टैग्स का इफेक्ट होता है। मतलब ये कि वो जो लिखा हुआ है माई नेम इज़ इसरार अली, वो वाइट पोर्शन में इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने उसको बॉडी के टैग में लिखा है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं जो है वो फर्दर इसमें चेंज करता हूँ और इसको लिख देता हूँ P के टैग में। P का टैग होता है पैराग्राफ का टैग।
ये पी का टैग ओपन हुआ और ये पी का टैग क्लोज हो गया। तो माई नेम जो है वो इसरार अली का जो ये टेक्स्ट है ये पी के टैग के अंदर आ गया। सही है, ठीक है। और अब मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो अभी भी मुझे पी का टैग कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पी के टैग का इफेक्ट नज़र आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, इस पी के टैग का मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ अलाइन, और ये मैंने कर दिया सेंटर। तो नतीजे में जो आउटपुट है उसमें मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर अलाइंड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? या मिसाल के तौर पे मज़ीद मैं कुछ टैग्स यहाँ पे यूज़ करता हूँ, एक और पी का टैग मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया और इसमें जो है वो मैंने अलाइनमेंट कर दी जनाब राइट। तो अब अलाइनमेंट क्या हो जाएगी, सेकंड की क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। अगर इन दोनों की अलाइनमेंट में सेंटर कर दूं तो दोनों की अलाइनमेंट क्या नजर आएगी आपको, सेंटर नजर आएगी। अच्छा अब देखिए मैं यहाँ पर कर ये रहा हूँ कि एक मजीद पेज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं, एक और HTML पेज यहाँ पे मैंने ऐड किया और इस HTML पेज के अंदर बजाय पी के मैं डिफ का टैग यूज़ कर रहा हूँ। ये भी एक टैग है और इसमें भी मैं कुछ टैग्स लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा माई नेम इज़ इसरार अली, और इसके अंदर भी जाके मैंने ऐसे ही दो डिव्स यूज़ कर ली। ये HTML page.html है और ये फर्स्ट page.html है। तो इसका आउटपुट तो ये नज़र आ रहा है आपको। हम यहाँ पे करते ये हैं कि ओपन कर लेते हैं कौन सा, HTML पेज, तो इसका आउटपुट ये नज़र आ रहा है आपको। देखिए दोनों आउटपुट्स में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। इसको मैं लेफ्ट कर देता हूँ। लेकिन ये है आपका HTML पेज और ये है आपका फर्स्ट पेज, दोनों में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? हाँ, स्पेसिंग। तो एक चीज़ तो हमें ये नज़र आ रही है कि डिफ के जो टैग्स हैं उसके अंदर एक एक्स्ट्रा लाइन का स्पेस नहीं है, जबकि पी के टैग में है। अच्छा यहाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि मिसाल के तौर पे मैं ये डिफ का टैग यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं बहुत सारा स्पेस दे देता हूँ और फिर इसका आउटपुट चेक करता हूँ। देखें फिर इसका ये आउटपुट आएगा। बेशक मैंने यहाँ बहुत सारे स्पेसेस दिए हुए हैं, बेशक यहाँ लाइन ब्रेक है, लेकिन यहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इफेक्ट सिर्फ किसका पड़ेगा, टैग्स का पड़ेगा, ठीक है। तो डिफ के टैग करता क्या है कि दो कंसेक्यूटिव डिफ्स के टैग्स होंगे तो एक तो लाइन ब्रेक कर देगा, यानी कि दो डिफरेंट पोर्शन होगा। फिर एक पी का टैग ही करता है कि पी का टैग लाइन ब्रेक करने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा लाइन का स्पेस दे देता है, क्योंकि ये समझता है कि जब एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू होगा तो एक लाइन का स्पेस आना चाहिए, जबकि डिफ में ऐसा नहीं होता। और इसीलिए डिफ का टैग बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, ये आगे जाके हम देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि HTML जो है उसके अंदर हमें क्या करना क्या है, HTML में हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि इसमें कौन कौन से टैग्स हैं और इन टैग्स का क्या इफेक्ट है। तो अगर हमें ये पता चल जाए तो HTML हमें आ जाएगी। ना ये लैंग्वेज कंपाइल होती है, ना ये लैंग्वेज इंटरप्रेट होती है, इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं होता, इसमें कोई रन टाइम एरर नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल एरर होता है। यानी कि आपने जो कोड लिखा उसमें किसी किस्म का कोई गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है, आपने सही से कोड नहीं लिखा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो पी का टैग हमने देखा, इसी तरीके से हमने एक ये डिफ का टैग बना के और उसका भी आउटपुट हमने चेक कर लिया, ठीक है। अच्छा अब कुछ हमारे पास टैग्स हैं, उनको बारी बारी गो थ्रू करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास हेडिंग्स के लिए कुछ ख़ास किस्म के टैग हैं, जैसे H1, ये है फॉर हेडिंग 1, मैंने लिखा हेडिंग 1। और कितनी हेडिंग्स अवेलेबल है हमारे पास, 6 हेडिंग्स अवेलेबल हैं। तो ये हमारे पास 2, 3, 4,
5 और ये छठी हेडिंग आ गई। ठीक है, ये हो गए हेडिंग 2, 3, 4, 5 एंड 6। आउटपुट चेक करेंगे इसका प्रोग्राम का, HTML पेज 2, ये इसका आउटपुट है। अब सवाल ये है कि इतनी सारी हेडिंग्स क्या हैं। देखिए हेडिंग 1 का फॉन्ट साइज होता है 6 और ये बोल्ड होती है। तो ये एक्चुअली जो अगर आपने MS वर्ड में काम किया हो तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हेडिंग्स लेवल अगर सेम है तो सेम हेडिंग होती है, लेकिन अगर हेडिंग के अंदर सब हेडिंग आ जाए तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। यानी हेडिंग 1 के अंदर कोई हेडिंग आएगी तो वो हेडिंग 2 होगी, उसके अंदर भी कोई हेडिंग होगी तो वो 3 होगी। सही है। फिर हमारे पास और भी कुछ टैग्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक नया HTML का पेज ऐड कर रहा हूँ और इसके अंदर मैंने टैग यूज़ कर लिया फॉन्ट का। फॉन्ट के टैग में मैंने लिख दिया दिस इज फॉन्ट 7 और जनाब फॉन्ट के अंदर मैं फिर एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा साइज इक्वल टू 7। अच्छा, हर टैग के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि हर टैग के अपने एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे साइज जो है वो फॉन्ट का एट्रीब्यूट है, तो साइज का एट्रीब्यूट फिर मैं बॉडी के टैग में यूज़ नहीं कर सकता या H1 के टैग में यूज़ नहीं कर सकता। तो जैसे मैंने फॉन्ट का टैग मज़ीद यहाँ पे यूज़ किया और यहाँ पर हम साइज़ 1 तक जा सकते हैं। ये 6 हो गया आपके पास, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 3, 2, 1 और ये जनाब 3, 2 एंड 1। तो ये फॉन्ट साइज 7 तक आपने यहाँ इसका आउटपुट चेक किया, ये इसका आउटपुट है। ये सारे एक लाइन में क्यों नज़र आ रहे हैं? तो ठीक है, जब मैंने यहाँ H1 यूज़ किया था तो जब सब डिफरेंट लाइन में आ रहे थे, लेकिन जब मैं फॉन्ट का टैग यूज़ कर रहा हूँ तो सब एक लाइन में आ रहे हैं। हाँ, देखिए कॉन्सेप्ट बताने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हर टैग का अपना एक बिहेवियर है, तो आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि इस टैग का क्या बिहेवियर है। H1 जो है वो हमेशा लाइन ब्रेक करेगा, जिस तरह P लाइन ब्रेक करेगा, ठीक है। लेकिन फॉन्ट का टैग जो है वो फॉन्ट साइज तो चेंज करेगा लेकिन लाइन ब्रेक नहीं करेगा। अगर मुझे लाइन ब्रेक करनी है तो मैं फिर एक और टैग यूज़ कर सकता हूँ BR का, ब्रेक। अच्छा, ये वाला जो BR का टैग है ना, ये सेपरेटिंग टैग होता है, ख़ास किस्म का टैग होता है, इसको ओपन और क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? जिस तरह BR है इसी तरह एक और सेपरेटिंग टैग है जिसको कहा जाता है HR, ये भी सेपरेटिंग टैग है। तो इनको ओपन क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही दफ़ा लिख दें इनको। इससे क्या होगा, BR से लाइन ब्रेक होगी और HR से एक हॉरिजॉन्टल रोल जो है वो वेब पेज के ऊपर आपको नज़र आएगा। तो आप इसका आउटपुट अब देखेंगे तो ये इसका आउटपुट है, लेकिन लाइन ब्रेक हो रही है और HR की वजह से एक हॉरिजॉन्टल रोल आपको, यानी कि एक लाइन नज़र आ रही है आपको वेब पेज के ऊपर। सही है, कोई मसला तो नहीं है यहाँ पर। अब फॉन्ट के अंदर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे साइज़ है, इसमें कलर का भी है, इसमें मैंने दे दिया ब्लू। तो नतीजे में ये वाला जो फॉन्ट है मेरा, इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। या मिसाल के तौर पे मैं इधर कलर दे देता हूँ रेड, तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। आप यहाँ पे जो है वो फॉन्ट फेस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने एरियल और यहाँ पे मैंने दे दिया टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, वो ऑलरेडी वही फॉन्ट है। इसको कर देते हैं हम
सही है, यानी कि फॉन्ट, कलर, साइज, जो कि नॉर्मली MS वर्ड के अंदर फॉन्ट होता है। हाँ, ये जो है वो आपके सिस्टम में जो जो फॉन्ट इंस्टॉल है ना वो वाले सारे ही कर देगा। यानी कि आप सिस्टम 32 में जाके देखें, फॉन्ट का फोल्डर होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं वो उसमें नज़र आ जाएंगे। आप अगर कोई और फॉन्ट करना चाह रहे हैं, जैसे उर्दू का या अरबिक का कोई फॉन्ट है, तो आप वो इंस्टॉल कर लें उसको या यूज़ कर लें, वो चल जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया फॉन्ट का टैग, और इसमें भी आपने देख लिया कि इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर मज़ीद और भी कुछ टैग्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे पिछले जो पेजेस थे उसमें मैं यहाँ पर जो है वो कुछ टेक्स्ट लिखा मैंने, और इसको मैं करना चाह रहा हूँ बोल्ड। तो उसके तरीके हैं, एक तो बी का टैग भी यूज़ कर सकते हैं आप, बी फॉर बोल्ड। स्ट्रॉन्ग का टैग भी यूज़ कर सकते हैं आप, उससे भी बोल्ड हो जाता है। इसी तरीके से एक हमारे पास आई का टैग होता है, उससे टेक्स्ट जो है वो आपका इटैलिक हो जाता है। और एक आपके पास यू का टैग है, जिससे टेक्स्ट जो है वो आपका अंडरलाइन हो जाता है। सिंपल, यानी कि आप इस पेज का अगर आउटपुट देखेंगे फर्स्ट पेज का, तो उसमें देखें ये बोल्ड हुए हैं दो, और ये इटैलिक है और ये अंडरलाइन है। सही है। तो जिस तरह आप MS वर्ड में काम करते हुए क्या कर रहे होते हैं कि टेक्स्ट होता है और उसको फॉर्मेट कर रहे होते हैं, सेलेक्ट करके बटन क्लिक किया, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, यही सारे काम आप HTML में बाय यूजिंग टैग्स कर रहे होते हैं। टैग्स आउटपुट पे नज़र नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ उनका इफेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास मिसाल के तौर पे आपको जो है वो कोई लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट किस तरीके से बना सकते हैं आप, कौन से टैग्स यूज़ करते हैं आप? जैसे एक ऑर्डर लिस्ट होती है जिसको आप बुलेट्स एंड नंबरिंग कहते हैं, उसके अंदर आप लिस्ट आइटम यूज़ कर लें। ठीक है। और मिसाल के तौर पे इसमें लिखा आइटम 1, और इसके नीचे मैंने जाके लिख दिया आइटम 2। ठीक है। ये एक ऑर्डर लिस्ट। इसके मुकाबले में हमारे पास एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, इसको आप UL करके बना सकते हैं। दोनों के आउटपुट में डिफरेंस क्या होगा, एक बुलेट्स के फॉर्म में आएगी और एक नंबरिंग। ठीक है। ये नंबर्स आ गए, ये बुलेट्स आ गए, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। नंबर्स की जगह आप रोमन नंबर या इस तरह के आप चीज़ें ABC वगैरह यहाँ पे ला सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से और कुछ टैग्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक आपके पास टैग होता है सब स्क्रिप्ट के लिए। जैसे मैंने लिखा H और मैंने यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया मैंने O, ये बन जाएगा H2O। ठीक है। या अगर मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे 2 की पावर 2, तो मैं लिख सकता हूँ 2 और फिर मैंने लिख दिया SUP और फिर मैंने इसके अंदर लिख दिया 2। तो आउटपुट क्या आएगा? हाँ, पावर वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। यानी देखें, आपको ये लिखा हुआ है H2O और ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2। ठीक है। तो बेतहाशा टैग्स हैं इसके अंदर, और हर टैग का एक ख़ास मकसद है, और आहिस्ता आहिस्ता वो टैग्स सारे आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। इसमें क्या है कि ये टैग है, उस टैग के अंदर एक टेक्स्ट है, और अगर मैं इस टैग के अंदर ये टेक्स्ट रखूँगा तो ये टेक्स्ट इस किस्म का हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम इन टैग्स से आगे, और बाकी हम और भी डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, अभी खैर ख़त्म तो नहीं हुए। अब देखें, हम थोड़ा सा और थोड़ी सी कह लें आप एडवांस HTML की तरफ आ रहे हैं, और अब हम बात करेंगे कि एक HTML पेज के ऊपर उसकी अलाइनमेंट आप किस तरीके से सेट करते हैं, यानी कि उसको बनाते किस तरीके से। तो अब देखिए, वेब पेज की जो अलाइनमेंट होती है ना, उसको ध्यान में रखिएगा कि आपके सामने मैं जो कुछ भी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ वो स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं, लेफ़्ट टॉप से। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ वो राइट टॉप पे आ जाए, तो एक तरीका तो ये कि मैं उसकी अलाइनमेंट राइट कर दूँ। ठीक है। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो मसला हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं अपने पेज के ऊपर 2 इमेजेस दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई इमेज कैसे मैं वेब पेज पे डिस्प्ले कर सकता हूँ। चलें चेक करते हैं। तो हमने ये किया कि
वेब पेज के ऊपर जो है वो हमने कुछ इमेजेस ऐड करवा दी। इसका मैं नाम रख रहा हूँ HTML टेबल्स और इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं एक इमेज दिखाना चाह रहा हूँ। अब इमेज कौन सी यूज़ करेंगे भाई? अच्छा, इमेज जो है वो हम मिसाल के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। क्या इमेज यूज़ करें? ये मैंने प्रिंट स्क्रीन कर लिया इसे। प्रिंट स्क्रीन का बटन कहाँ है भाई? अच्छा, और फिर इसको मैं इसके अंदर जनाब ये इमेज जो है मैं इसको सेव करवा लेता हूँ डेस्कटॉप पे। स्क्रीन के नाम से, और इसको कर देता हूँ JPEG और फर्स्ट वेबसाइट के अंदर इसको सेव करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप आके रिफ़्रेश करेंगे तो ये इमेज आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी, ये रही screen.jpg। अब ये मैं वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं टैग यूज़ करता हूँ इमेज का, और उसमें मैंने सोर्स डिफाइन कर दी screen.jpg। ये इमेज जो है मुझे वेब पेज पे नज़र आ जाएगी। वेब पेज का आउटपुट आपको नज़र आएगा कुछ इस किस्म का। अच्छी खासी बड़ी इमेज है। काम करते हैं कि इसकी थोड़ी सी विड्थ और हाइट डिफाइन कर देते हैं। जैसे मैंने विड्थ इसकी दे दी 200 पिक्सल्स। नतीजे में आपको ये जब 200 पिक्सल्स पे नज़र आएगी तो आप देखेंगे कि ये हाइट भी खुद ही सेट कर देगा, क्योंकि जब विड्थ चेंज हो रही है तो हाइट भी चेंज होगी। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इमेज देखें खुद ब खुद ही लेफ्ट टॉप पे आ गई। इसको अगर मुझे राइट करना है तो अलाइनमेंट राइट कर दूंगा, ये राइट पर आ जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि दो इमेजेस आ जाएं, तो मैं सिंपली एक दफ़ा फिर एक और इमेज रख देता हूँ यहाँ पर। दो इमेजेस में दिखाऊंगा तो वो इस तरीके से दो इमेजेस आ गई। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि एक की अलाइनमेंट राइट कर देता हूँ। अलाइन राइट करने से होगा ये कि ये राइट पर चली जाएगी। अच्छा, अब मैं इसके बीच में कुछ टेक्स्ट दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने इसके बीच में टेक्स्ट लिख दिया। मैंने लिख दिया वेलकम टू वेब ऑर्डर से मतलब तो वो पहले होती, जो आप कोड में पहले लिखेंगे वो पहले आएगा, जो कोड में बाद में लिखेंगे वो बाद में आएगा। सही। अच्छा, अब देखें टेक्स्ट बीच में आ रहा है। अब ये टेक्स्ट यहाँ आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये इधर आ जाए। ये एक मसला है, ये क्या कैसे करूँ मैं? और अव्वल तो ये यहाँ क्यों आ रहा है? ये मैं इसको इधर दिखाना चाह रहा हूँ, या मिसाल के तौर पे इस टेक्स्ट को मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, या इमेज यहाँ से उठा के मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये बड़ा मसला है, और ये चीज़ जो है बनाना HTML में बहुत बड़ा बना तो लेंगे आप ये टैग लगा के BR CR ये वो करके, लेकिन प्रॉब्लम हो जाए। तो इसके लिए जनाब ये ध्यान में रखें कि जो भी आपका वेब पेज होता है उसके ऊपर आपको बनाना पड़ता है पहले उसका स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है भाई? नहीं, वो तो है, मैं वैसे इन जनरल पूछ रहा हूँ स्केलेटन क्या होता है। या चले हम उसको बोलते हैं उर्दू में ढांचा, ठीक है। ढांचा क्या होता है? हाँ, चलें देखें, किसी भी चीज़ को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ये देखें कि अगर वो चीज़ ना हो तो क्या होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारा क्या नाम है? शायान। इधर आगे खड़ो हो। अब ये शायान है, नज़र आ रहे होंगे आपको, अच्छे खासे हैं। अब शायान जो है, मिसाल के तौर पे मैं ये करूं कि किसी भी साइंटिफिक मेथड के थ्रू इनके अंदर से इनका ढांचा उठा के साथ में खड़ा कर दूं, तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? हाँ, तो वो जो इनकी बॉडी नीचे गिरेगी उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या शेप होगी? हाँ हाँ, विदाउट स्केलेटन रबर टाइप की चीज़ होगी वो कुछ, है ना? कोई शेप नहीं होगी उसकी। बैठ जाओ, थैंक यू। तो क्या मकसद है इसका
अब मिसाल के तौर पे देखें, इनके हाथ पे कुछ बोटियां हैं, मसल्स हैं इनके कुछ, अच्छा कुछ ज़ाहिर है फेस पे कुछ मटेरियल है, बॉडी है, मास है, फिर और बॉडी पार्ट्स हैं। हर बॉडी पार्ट जो है एक मखसूस जगह पे मौजूद है बिकॉज ऑफ हिज स्केलेटन। समझ में आ रही बात? तो बिल्कुल इसी तरीके से एक वेब पेज के अंदर भी क्या है कि आप पहले बनाते हैं एक स्केलेटन और उस पर फिर बोटियां लगाते हैं। तो जो पार्ट होता है, जिस पार्ट में आप बोटी लगेंगे उस पार्ट पे वो चीज नजर आती है। सही है? अच्छा, अब ये जो स्केलेटन है इसको बनाने के तरीके क्या क्या? तो देखिए, इसको बनाने का एक तरीका था हमारे पास जिसको हम कहते थे HTML फ्रेम्स। अच्छा, HTML फ्रेम्स का जो है वो सर्च इंजन से थोड़ा झगड़ा हो गया, अब वो खत्म हो गया, वो यूज नहीं होता। उसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका है HTML टेबल्स का, वो मैं भी आपको बताऊंगा। अच्छा, ये भी अब खत्म हो गया। अब नया तरीका है डिव्स और CSS, तो वो अभी हम CSS पाएंगे तो उसमें देख लेंगे। फिलहाल हम HTML टेबल्स देखते हैं कि ये HTML टेबल्स क्या हैं। अच्छा, HTML टेबल्स वैसे तो HTML टेबल बनाने के लिए भी यूज होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वेब पेज पे कोई टेबल दिखाना है, आपको दिखाना है कि ये स्टूडेंट है, ये इसका नाम है, ये इसका नंबर है, ये ईमेल है और ये इसके नंबर है, टेबल बना के आप दिखा दें। लेकिन टेबल का एक और ख़ास काम जो है वो क्या है? स्केलेटन बनाना वेब पेज के ऊपर। कैसे बनाते हैं? तो देखें, मैं यहाँ पर अब एक टेबल बना, बॉडी के अंदर मैंने क्या किया, मैंने बनाया एक अदर टेबल का टैग, ये बन गया टेबल। सही है? अच्छा देखें, ये 3 लाइनें अभी मैं कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट करने से मुराद कि इसका कोई आउटपुट नज़र नहीं आएगा। क्यों कमेंट कर रहा हूँ? ताकि स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ को देख सकें। अभी देखें, पेज पे आपको कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रहा, टेबल का टैग लगाया मैंने खाली। अब टेबल के टैग के अंदर मैं टैग यूज़ कर रहा हूँ TR फॉर टेबल रॉ। सही है? अभी भी मैं आउटपुट देखूंगा, कोई आउटपुट नज़र नहीं आएगा। ठीक है? अब इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ TD, टेबल डेटा। तो TD यूज़ करने से इसमें बन जाएगा एक अदद कॉलम। सही है? जैसे मिसाल के तौर पे इसमें मैंने लिख दिया फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, ये आपको आउटपुट ये नजर आएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें टेबल कहाँ है? अच्छा, ऐसा है कि टेबल की बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर 0 होती है। तो अगर मैं बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ करके इसकी बॉर्डर 1 कर दूँ तो ये आपको क्या नज़र आएगा? अब एक सेल नज़र आ रहा है आपको, टेबल का सेल है। अच्छा, अब इसमें मैं मज़ीद एक TD यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें 2 कॉलम हो जाएंगे, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। सही है? ठीक है? यहां तक कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब टेबल के अंदर एक बॉर्डर का एट्रीब्यूट है। इसी तरीके से टेबल में एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ, और विड्थ मैंने दे दी मिसाल के तौर पे 100%। कितनी दे दी? 100%। तो देखें इसकी विड्थ कितनी हो गई? 100%। 2 कॉलम हो गए, पूरे टेबल की 100% है। अब यहाँ एक चीज़ और यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये जो परसेंट है ये क्या है? मैं यहाँ पिक्सल्स भी लिख सकता था। तो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं और दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। देखें, ये मैंने डिफाइन की है परसेंट में विड्थ। परसेंट में विड्थ करने से क्या होगा कि अगर ब्राउज़र की विड्थ चेंज होती है तो टेबल की विड्थ भी चेंज होगी। ठीक है? अगर ब्राउज़र की विड्थ चेंज होगी तो टेबल की विड्थ भी चेंज होगी, क्योंकि मैंने लिखा है 100%। अगर मैं 100% की बजाय मिसाल के तौर पे लिख दूं 400 पिक्सल्स, तो अब क्या होगा जनाब? अब ब्राउज़र का कोई भी साइज हो, इसकी विड्थ इतनी ही रहेगी। सही है? अब आप सवाल ये कर सकते हैं कि भाई ब्राउज़र का साइज़ कहाँ से चेंज होने लगा? कौन जो है वो ब्राउज़र का साइज़ चेंज करता है? तो ब्राउज़र का साइज़ यूज़र चेंज नहीं करता। एक्चुअली क्या होता है कि डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशंस पे यूज़र आपके पेज को व्यू करता है। मिसाल के तौर पे 800 बाय 600 पे व्यू कर रहे हैं तो वहाँ विड्थ है 800 पिक्सल्स।
1024/768 का मतलब है 1024 पिक्सल्स। 1368 का मतलब है जनाब 1368 पिक्सल्स। तो और फिर ये कि अब हमारे पास वाइड स्क्रीन होती है, किसी ज़माने में मॉनिटर होते थे वो स्क्वायर होते थे, उनकी स्क्रीन रेजोल्यूशन अलग होती थी। तो डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशंस पे यूज़र आपकी वेबसाइट को व्यू कर सकता है। लिहाजा अगर पिक्सल्स में देंगे तो मसले मसाइल आ सकते हैं। तो जनाब रिकमेंडेड ये है कि आप विड्थ जो है वो देंगे किस में, परसेंटेज में। और जाहिर है परसेंटेज 100% से ज़्यादा नहीं होगी। आप ज़्यादा भी दे सकते हैं परसेंटेज, लेकिन ज़्यादा देंगे तो स्क्रॉल बार आ जाएगा नीचे। और एक वेब पेज पे दो तरह के स्क्रॉल बार होते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। और जहन में रखें कि वेब पेज पे वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाए मसला नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये देखें ये हॉरिजॉन्टल है, ये वेब पेज पे नहीं आना चाहिए, ये वाला आ जाए कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि माउस जो है वो इसको हैंडल करता है, इसको हैंडल नहीं करता। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, माउस का जो व्हील है। अच्छा, ये हो गई बात किसके ऊपर, किसके ऊपर, विड्थ के ऊपर। तो विड्थ आप रिकमेंडेड क्या है कि क्या यूज करेंगे, परसेंटेज में। अच्छा, इसी तरह टेबल की जो हाइट है वो रिकमेंडेड है कि आप पिक्सल्स में देंगे। हाइट परसेंटेज में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कोशिश ये की जाती है कि एक ही पेज में जितना कुछ हो सके दे दें। जितनी वेबसाइट में ज़्यादा पेजेस होंगे उतना यूज़र ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। और आजकल एक कॉन्सेप्ट है सिंगल पेज एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग एक ही पेज पे आ गया जना, सब कुछ उठा के एक ही पेज पे डाल दो पूरी वेबसाइट। यानी कि एक्चुअली क्या होता था पहले कि मेन्यू सा होता था, आप एक के लिंक पे क्लिक करें पहले पेज पे, दूसरे लिंक पे करा दूसरे पेज पे। अब क्या है, आप स्क्रॉल करें तो दूसरे पेज पे, और स्क्रॉल करें तो तीसरे पेज पे, चौथा स्क्रॉल करें तो चौथे पेज पे, फिर ऊपर करें तो तीसरे पेज पे आ गया। ये कहलाती है सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, तो हाइट आप कैसे देंगे, लिहाजा आप इसका अगर आउटपुट देखेंगे तो अब आपका आउटपुट ये नज़र आएगा। अच्छा, ये आउटपुट ये क्यों ऐसा नज़र आ रहा है? अब टेबल हमारा जो है उसकी विड्थ 100% है और हाइट है 650। तो विड्थ क्योंकि 100% है तो इसने दोनों कॉलम में इक्वली डिवाइड कर दी, 50% 50%। और हाइट क्योंकि 650 है तो वो भी दोनों अब रॉ ही एक ही है जनाब, तो एक ही रॉ में वो 650 पिक्सल का। सही है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? चलें ठीक है। अब मज़ीद ये जनाब कि जब आपके पास ये रॉ और आपने कॉलम यहाँ पे डिफाइन कर दिए